Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss legal reasoning, law of tort, most expected questions for a law 5 years. Before moving ahead, here are some social media handles. You can follow on Instagram. Also, you can join us on a Telegram and a WhatsApp group and a Facebook. Don't forget to subscribe to the channel and share this video to the friends so they can get a help with the video. Now, if you want to start your preparation, guys, just buy the full course or a sectional course. Also, you can buy the mock tests and books and ebooks. For this, you have to visit on a manualedu.com/lawentrance, or else you can call us on a 8828581455. All the links are given in the description. So moving ahead to the question, guys. Now, legal principle first. A violation of a legal right with or without damage gives rise to the tort. Simple legal tort में legal का सबसे important principle दिया हुआ है कि अगर legal right हुआ है with or without damage है, that is only the tort. मतलब डैमेज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लीगल राइट वायलेट हुआ, दैट मींस इट इज एन टॉर्ट. चलो सिचुएशन डिस्कस करते हैं. मिस्टर केतन एस्टैब्लिश्ड अ कोचिंग क्लास फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स एंड चार्जेस 10,000 पर ईयर एज अ ट्यूशन फीस. क्या किया मिस्टर केतन ने? क्या किया? एक क्लासेस एस्टैब्लिश किया हुआ है, दैट इज फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी क्लासेस, एंड आल्सो ही चार्ज व्हाट 10,000 फॉर द ईयर. Mr. Ketan Naibar, Mr. Kalia establishes another coaching class for a company secretary student of executive program, thereby creating a competition between them. This forces Mr. Ketan to reduce his tuition fees to 7,000 per year. Guys, देखो यहाँ पे क्या हुआ. मिस्टर केतन, मैं यहाँ पे मिस्टर के लिखता हूँ और मिस्टर कालिया के लिए मिस्टर के ए लिखता हूँ. अब देखो मिस्टर केतन ने क्या किया, 10,000 रुपीज फीस रखा क्लासेस का, और मिस्टर कालिया ने क्या रखा, 7,000 रुपीज फीस रखा. इसका मतलब 3,000 रुपीज जो है, 3,000 रुपीज जो है वो डिस्काउंट देके रखा हुआ है. अब इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी मिस्टर केतन के पास स्टूडेंट्स थे वो सब अभी क्या होंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली टू द मिस्टर कालिया. बट इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है, मिस्टर केतन का हो रहा है. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लीगल राइट वायलेट होना चाहिए. लीगल राइट कोई वायलेट हुआ क्या? मिस्टर केतन को जाके रोका हुआ है मिस्टर कालिया ने? नहीं रोका. दैट मींस लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ, सिर्फ डैमेज हुआ. अब लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, इसका मतलब टॉर्ट तो अराइज नहीं होता. चलो अब क्वेश्चन देखते हैं. Can Mr. Ketan claim damages from Mr. Kalia for lost cause to him? नहीं कर सकता, because tort का बेनिफिट लेके तो ये कुछ नहीं कर पाएगा. सिंपल है. चलो, yes he can. No, ये तो रॉन्ग है. No, Mr. Ketan has reduced the fees in his own. नहीं, ये तो गलत होगा ना. मतलब ठीक है, no बोला है, it is correct, but justification wrong है. चलो देखते हैं आगे. No, because though there was a damage, there was no legal injury, and this is the stick to the principle. ये justified है. तो simply answer C would be your correct answer. Gets eliminated. Next question. Legal principle. A master shall be responsible for a wrongful acts of his servants in course of his employment. यहाँ पे बोला है ऑफिस सर्वेंट्स, तो मतलब अगर wrongful act किसी भी मास्टर का कोई सर्वेंट जो है वो एक wrongful act करता है तो उसके लिए मास्टर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो मास्टर ने उसको काम दिया था वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो उस वर्किंग ड्यूरेशन में होना चाहिए, तभी उसके लिए मास्टर जो है वो लाइबल होगा. अब आते हैं फैक्ट सिचुएशन पर. एबीसी लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इज रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ पब्लिक. क्या हुआ यहाँ पर, जो एनबीएफसी है उन्होंने क्या किया, ये एक एबीसी लिमिटेड जो है वो एनबीएफसी है. अब इन्होंने क्या किया, खुद को रजिस्टर्ड कर लिया आरबीआई के साथ, इसलिए टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. Mr. Sham appointed as an authorized agent by ABC Limited to collect the deposit money from several people on daily basis. यहां पर इस NBFC ने क्या किया, मिस्टर श्याम को एज एन एजेंट अपॉइंट किया हुआ है. देखो यहां पर अपॉइंटेड एज अ अथोराइज्ड एजेंट बोला है, दैट मींस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ही इज अ एम्प्लॉय फॉर द ABC Limited. And if he is an employee or the agent for the ABC Limited, that means he is simply servant for the ABC Limited, and here ABC Limited would be what, master. The common sense. अब देखो आगे बढ़ते हैं. मिस्टर श्याम कलेक्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल ऑन डेली बेसिस. अब मिस्टर श्याम जो है वो डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कलेक्शन तो करते हैं. वन डे ही डिसअपियर्ड, एक दिन गायब हो गए, पता नहीं पैसे लेके भागे होंगे. वन मिसेस श्यामली who had been handing over her deposit money to Mr. Sham found that nearly for a month before his disappearance. मतलब यहां पर क्या हुआ, ये जो शामली जो है ना, इन्होंने क्या किया था, ये इनके पास डिपॉजिट करते थे डेली बेसिस पे. एक दिन ऐसा होता है कि इनका ऑब्जर्वेशन ये होता है कि एक महीने पहले, मतलब
who had been handing over a deposit money to the Mr. Sham found that nearly for a month before his disappearance he was not depositing her money at all. मतलब जिस दिन वो डिसअपियर हुआ, मिस्टर श्याम जिस दिन डिसअपियर हो गए, उसके एक मंथ पहले से ही शामली जो पैसा देती थी, जो मनी देती थी, वो जो है शाम जो है वो डिपॉजिट नहीं करते थे। ये नोटिस किया गया था। चलो आगे जाते हैं। Ms. Shamli, when approached the ABC Limited, the NBFC took the stand that Mr. Sham was not its employee. He is his agent. He is his agent, and therefore ABC Limited is not responsible for his misconduct. Ms. Shamli files a suit against ABC Limited. Practically speaking, guys, क्या होना चाहिए? ये suit जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। Now देखो यहाँ पर who is liable? ABC Limited, मिस्टर श्याम, मिस शामली। शामली तो नहीं होगी बिकॉज उसने तो केस किया था, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। मिस्टर श्याम भाग गए तो उनको पकड़ नहीं सकते। एबीसी लिमिटेड जो है अपने सामने है तो वो मास्टर है। सर्वेंट के लिए, सर्वेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होता है? मास्टर लायबल होता है। शाम जो है वो विद इन अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, तो सिंपली ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज एबीसी लिमिटेड इज द लायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लीगल प्रिंसिपल, tort is a civil wrong, okay, for which the remedy is a common law action for unliquidated damages. guys यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले ये तो सिविल रॉन्ग है, दूसरा यहाँ पर रेमेडी अवेलेबल है, रेमेडी अवेलेबल है अंडर द कॉमन लॉ एक्शन एंड ओनली फॉर दी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इसका मतलब क्या होता है? विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर देखो, यहां पर ये टॉर्ट जो है जो होगा वो जो क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए और दी अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। मतलब सिर्फ टॉर्ट के लिए ही और जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं सिर्फ उनके लिए ही आपके पास रेमेडी अवेलेबल है अंडर दी कॉमन लॉ। चलो पहले तो समझते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जिन डैमेजेस को या फिर जिन लॉस को आप मेजर नहीं कर पाओगे इन द टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ नंबर, आप उनको मेजर नहीं कर सकते। सर्टेनली आप ये नहीं बोल सकते कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, उसको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फैक्ट सिचुएशन क्या दिया है? मिस्टर सुनील हैज 6 पेट डॉग्स which are very ferocious and bark a lot. Mr. Surendra is his next door neighbor and feels that he is not able to enjoy his property due to the presence of large number of dogs in an adjacent house. यहाँ पे बोला गया है जो adjacent house में जो 6 डॉग्स है ना, उनकी वजह से ये जो मिस्टर सुरेंद्र है वो जो है शांति से जी नहीं पा रहा है। चलो आगे देखते हैं। He is contemplating initiating a legal action against Mr. Sunil. Mr. सुरेंद्र कैन, मतलब क्या मिस्टर सुरेंद्र ये कर सकते हैं? चलो अब लुकिंग एट द लीगल प्रिंसिपल इफ यू से ना, यहां पर देखो, यहां पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यहां पर क्या मिस्टर सुरेंद्र को कुछ डैमेज हो रहा है? क्या उनका कोई लीगल राइट ब्रिच हो रहा है? लीगल राइट तो वैसे ब्रिच हो ही रहा है बिकॉज उनका पीस जो है वो ब्रिच हो रहा है, बट क्या यहां पर उनकी लैंड के एंजॉयमेंट में उनको कोई डिफिकल्टी आ रही है? नहीं आ रही है। क्या वो फेरोशियस डॉग जो है वो उनके घर में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। वो सिर्फ अपने घर में भौंक रहे, वो तो उसके घर में तो जाके नहीं कुछ कर रहे ना। तो सिंपली है कि मिस्टर सुरेंद्र को वैसे तो कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या बोला है। ऑप्शन ए सेज इनिशिएट एक्शन फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तो टॉर्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां से आएगा? ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन बी सेज इनिशिएट एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज अंडर अ टॉर्ट बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द नेबर। यहां पे ये आंसर करेक्ट हो सकता है फिलहाल के लिए। चलो ऑप्शन सी पे जाके देखते हैं। इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन। क्रिमिनल एक्शन कहां से आएगा? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, एलिमिनेट करो। ऑप्शन डी सेज नॉट बी सक्सेसफुल मिस्टर सुनील has an unrestricted right to enjoy his personal property and has a no duty towards Mr. सुरेंद्र। ये no duty towards सुरेंद्र बोलना, unrestricted rights बोलना, ये हमारे प्रिंसिपल में तो बात ही नहीं चल रही है। प्रिंसिपल तो इसके रिगार्डिंग है ही नहीं, तो पहले तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? ऑप्शन बी, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। Going to the next question, guys. Before moving to the question, please subscribe the channel and share the video to your friends. Like the video, comment करो अगर कोई भी डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा regarding the any question, you can comment below. चलो, moving to the question. Legal principle: causing a damage, however substantial to another person, is not actionable. Causing a damage मतलब डैमेज हुआ, वो कितना भी हाई होने दो, कितना भी अच्छा होने दो, कितने भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का डैमेज होने दो, वो जो है क्या है? एक्शनेबल नहीं है in a tort, in a law, unless there is a violation of a legal right of the plaintiff. देखो गाइस, यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है, टॉर्ट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा, बट हम लोग टॉर्ट का डिस्कशन कर रहे हैं तो वी विल कंसिडर एज एन टॉर्ट। ठीक है, चलो फैक्ट सिचुएशन। मिस्टर नंदन ओपनड पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू द अर्लियर एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप ऑफ मिस्टर चंदन। मिस्टर नंदन ने क्या कर दिया? चंदन के बाजू में जो है पेट्रोल पंप खोल दिया। चंदन का तो पहले से ही पेट्रोल पंप था,
मतलब चंदन भाई साहब का एक पेट्रोल पंप था, उसके बाजू में नंदन भाई साहब ने एक पेट्रोल पंप ओपन कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टर चंदन सफर्ड अ ह्यूज लॉस। अब क्या हुआ, मिस्टर नंदन की पेट्रोल पंप की वजह से यहां पर मिस्टर चंदन को लॉस हो गया। मिस्टर चंदन वांट्स टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर नंदन फॉर अ लॉस इज सफर्ड। ही विल डिसाइड क्या करना है। क्या ये सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल सीधा सीधा बोलता है कितना भी डैमेज होने दो, कोई एक्शन नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई लीगल राइट हो जाए, लीगल राइट वायलेट हो जाए। लीगल राइट तो कोई वायलेट नहीं हो रहा है। चलो ऑप्शन ए सेज सक्सीड बिकॉज ही हैज सफर्ड लॉसेस बिकॉज मिस्टर नंदन। नहीं, यहाँ पे तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी सेज फेल बिकॉज नो लीगल राइट ऑफ मिस्टर चंदन वाज इन्फ्रिजन। हाँ ये सही है, कोई लीगल राइट तो इन्फ्रिज नहीं हुआ, मिस्टर चंदन का लॉस हुआ लेकिन कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ। ऑप्शन सी सेज succeed because Mr. Nandan was wrong in opening a petrol pump next to already existing one। भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, टॉट में तो कुछ ऐसा बोला नहीं, या फिर प्रिंसिपल भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। ऑप्शन डी सेज succeed because Mr. Chandan is entitled to earn a reasonable profit on his investment। ये तो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है, ये अप्लाई नहीं होगा, प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Legal principle says even where there is an infringement of legal right which does not result in a harm, plaintiff can still sue in a tort। यहाँ पे बोला है कि अगर एक पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है which does not result in a harm, एक लीगल राइट जिसमें लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है बट उसको कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, लाइक डैमेज नहीं हो रहा है, अगर वो डैमेज नहीं हो रहा है तो सिंपली यहां पर प्लेंटिफ कैन स्टिल sue in a tort। मतलब इन शॉर्ट क्या बोलना है कि लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए, डैमेज हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट सिचुएशन देखो क्या है। Cattle owned by Mr. Vinay entered the fields of Mr. Vipin and roamed about freely for considerable time without causing any kind of loss to Mr. Vinay। Mr. Vinay did not like Mr. Vipin, thought of initiating legal action against him। Using this opportunity, Mr. Vinay will decide क्या करना होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैटल किसने ओन किया हुआ? मिस्टर विनय। एंटर इनटू द फील्ड ऑफ होम मिस्टर विपिन। रोम्ड अबाउट फ्रीली फॉर कंसिडरेबल टाइम, बहुत अच्छे मतलब अच्छे टाइम तक मजे कर लिए, अंदर घूम लिया। विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ लॉस टू द मिस्टर विनय। मिस्टर विनय को कोई लॉस नहीं हुआ बट अंदर घूम रहे थे। मिस्टर विनय डिड नॉट लाइक द मिस्टर विपिन। अब देखो यहाँ पे फैक्ट क्या बोला है, मिस्टर विनय जो है ना मिस्टर विपिन को लाइक नहीं करते, तो थॉट ऑफ इनिशिएटिंग लीगल एक्शन, मतलब इसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन कर देते अगेंस्ट हिम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि वो मेरे लैंड में घूम रहा है तो मुझे वैसे भी वो पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर मैं एक्शन कर देता हूं, लीगल एक्शन ले लेता हूं, ऐसा मिस्टर विनय ने सोचा। अब देखते क्या डिसाइड करना है, ऑप्शंस देखते हैं। फेल बिकॉज ही डिड नॉट सफर एनी मोमेंटरी लॉस। बात तो सही है कि मोमेंटरी लॉस नहीं हुआ, फेल तो हो जाएगा लेकिन मोमेंटरी लॉस नहीं हुआ, ये भी तो सही है, बट क्या ये प्रिंसिपल से रिलेटेड है? नो इट्स नॉट, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी सेज फेल बिकॉज ही डिड नॉट सफर एनी इंफ्रिजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट। ओके वुड बी। चलो सक्सीड बिकॉज हिज लीगल राइट वाज इन्फ्रिंज्ड। गाइस क्या इंफॉर्मेशन आपको ये बता रही है कि लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ? नहीं, यहां पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि मॉरल ग्रजेस है, पर्सनल ग्रजेस है, इसके लिए लीगल एक्शन ले रहा है, ये गलत है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट बोलो। फैक्ट में लीगल राइट का इन्फ्रिजमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन डी सेज फेल बिकॉज ही इनिशिएटेड द लीगल एक्शन बिकॉज ऑफ हिज डिसलाइक फॉर द डिफेंडेंट। देखो यहां पे क्या बोला, अब यहां पे मॉरली स्पीकिंग एंड लुकिंग एट दी फैक्चुअल सिचुएशन, अगर आप जनरल लेमैन पर्सन हो तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं कर रहा था इसके लिए उसने केस किया एंड दैट इज द रीजन कि वो फेल हो जाएगा। बट इन अ कोर्ट इफ यू आर एडवोकेट, इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर अ जज, यू वुड नॉट आंसर लाइक दिस। आपका जस्टिफिकेशन ये होना चाहिए सिंपली उनका कोई भी राइट जो है ना वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो इसी वजह से वो फेल हो जाएंगे। मतलब क्या? ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो दिस आर दी सम इंपॉर्टेंट गाइज। यहां पे ये जो क्वेश्चंस थे ना, यहां पर लीगल प्रिंसिपल को जो है मॉडिफाई करके यूज किया गया था। मतलब लास्ट 3 क्वेश्चन अगर आप नोट करोगे तो बेसिकली इंफ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट के ऊपर बात की गई है। अब यहां पे ये क्यों रिपीटेटिवली घुमा फिरा के लिया? बिकॉज यही क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आता है और इसी में ज्यादा मार्क्स जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करनी हो तो आपको कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा रीड करना है, तो असॉल्ट का एक पार्ट है, असॉल्ट को रीड कर लो। दूसरा आप जो है ट्रेसपास के रिगार्डिंग रीड करोगे, ट्रेसपास के प्रिंसिपल को अच्छे से रीड करना, असॉल्ट के प्रिंसिपल को अच्छे से रीड करो। आफ्टर दैट इफ यू आर रीडिंग तो समवेयर टॉर्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड करना, टॉर्ट की डेफिनेशन को, और सैलमन को याद रखना टॉर्ट की डेफिनेशन में, ठीक है। देन दूसरा यहां पर और एक बात होगा, यहां पर बैटरी
बैटरी की डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लो। ये जो 4 टर्म्स है ये बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स में पूछा जाता है और प्रिंसिपल में आते भी है, तो इनके ऊपर ध्यान रखना। और इनकी मैक्सिम में एक है बेसिकली वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया करके एक है, तो उसको एक बार अच्छे से रीड कर लो। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टॉट जिसके रिगार्डिंग लीगल प्रिंसिपल जो है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। दीज आर दी क्वेश्चन समवॉट मॉडरेट लेवल तक थे, लेकिन इससे भी इजी क्वेश्चन और इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऑलवेज अपना माइंड जो है वो इस तरीके से फिक्स करो व्हाइल सॉल्विंग द लीगल प्रिंसिपल एंड द फैक्ट्स क्वेश्चन। आपको लीगल प्रिंसिपल के अंदर रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है, फिर चाहे जो सिचुएशन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिफिकेशन आपका लीगल प्रिंसिपल के साथ होना चाहिए, दैट्स इट, आपका आंसर करेक्ट होना ही होना है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।